नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज किस किस की क्लास लगाऊंगा, कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा, पहले आपको वो बता दूं। वो 31 सीटें जो मोदी को 2024 में पीएम नहीं बनने देंगी, क्या वो कौन सी हैं, आज इसकी बात करूंगा। नीतीश की 31 सीट वर्सेस अमित शाह की 144 सीट का गणित भी आपके सामने रखूंगा। नीतीश का गुप्त प्लान जो ममता, राहुल और केजरीवाल को नहीं पता है, उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा सेक्युलर इंडिया में धर्म के नाम पर जाति का चैप्टर खोलूंगा। कांग्रेस के जमाने में आए वक्फ एक्ट का चैप्टर 2 आपके सामने लेकर आया हूं। साथ ही चलते फिरते आदमी को अचानक हार्ट अटैक क्यों आ जा रहा है। आपने देखा होगा, कोई नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई, कोई चल रहा था उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया। ये क्यों हो रहा है, आज इसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। 25 साल में पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच नया वाटर शेयरिंग पैक्ट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 54 नदियां होकर गुजरती हैं, जिन पर सदियों से दोनों तरफ की आबादी निर्भर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों के लिए पीएम मोदी के विजन की तारीफ की। शेख हसीना ने तीस्ता जल समझौते के जल्द निपटारे की अपील भी की, जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विरोध की वजह से अटका हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई के बाद अब ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने देश भर में लगभग 30 ठिकाने जहां पर आज छापेमारी की और ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, फिर बेंगलुरु हो गया, मुंबई और पंजाब के कुछ शहरों में छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय की रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई रेड की थी, वहां तो कुछ मिला नहीं, अब ईडी की रेड में भी देखना कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिना सुरक्षा मानकों और बिना फायर एनओसी के चल रहे होटल्स, हॉस्पिटल, मॉल, सबके खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने लखनऊ के जो होटल, अस्पताल और मॉल की जांच का निर्देश दिया है और गड़बड़ी पाए जाने पर कह दिया कि बंद कर दो, सीधा सील कर दो। लखनऊ के होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत के बाद सरकार ने फैसला लिया। लेवाना में जो आग लगी उसकी जांच फायर डिपार्टमेंट के साथ एलडीए भी कर रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद होटल गिराने पर भी फैसला लिया जाएगा। बिहार के पूर्व कानून मंत्री और आरजेडी के एमएलसी हैं कार्तिकेय सिंह, वो फरार हो गए। पुलिस कार्तिकेय सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कार्तिकेय सिंह पर राजू सिंह नाम के व्यक्ति के अपहरण का आरोप लगा हुआ है। राजू सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि कार्तिकेय सिंह की तरफ से केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। राजू सिंह की पत्नी ने पटना हाईकोर्ट को सुरक्षा के लिए चिट्ठी भी लिख दी है। बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश हो रही है 2 दिन से और कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों से लेकर दफ्तर तक पानी भरा हुआ है। आईटी कंपनियां जो हैं वो कर्मचारी ट्रैक्टर पर सवार होकर ऑफिस जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से बेंगलुरु को जल्दी राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि बेंगलुरु में 9 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश होती ही रहेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत में एक और वैक्सीन बन गई है। भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की इंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है। भारत बायोटेक ने 4000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया। ट्रायल में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। कंपनी का दावा कि यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में बेहद कारगर है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बिहार के चारा घोटाले की तरह इसको बताया जा रहा है। जब जो खुलासा हुआ वो अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है और उसमें सामने ये आया कि जो परिवहन के लिए, उत्पादन के लिए, वितरण और गुणवत्ता में गड़बड़ी आई है। बच्चों और महिलाओं को पोषण की कमी दूर करने के उद्देश्य से ये पोषण आहार योजना के तहत जो टेक होम राशन बांटा जाता था वो बड़ी तादाद में कागजों में ही बांट दिया गया और कई जगहों पर ट्रक का नंबर दिखाया, ट्रक बताया गया कि लेकर गया और वो नंबर मिला बाइक का। एशिया कप के सुपर 4 में भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को श्रीलंका को आज हराना ही होगा। इसके साथ ही अगले मैच में फिर अफगानिस्तान को भी हराना होगा। यूपी में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन ने अफसोस तक नहीं जताया। महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट में पीछे की ओर जाती है, तभी बच्चा कुत्ते से बचने के लिए लिफ्ट में आगे की तरफ आ जाता है। इसी दौरान कुत्ता बच्चे पर हमला कर देता है और उसकी कमर के पास काट लेता है।
दर्द के कारण वो पैर जमीन पर नहीं रख पाता और लंगड़ाने लगता है। महिला उसे संभालने की कोशिश तक नहीं करती। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो ये हो गया दिन भर के खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें उन 31 सीटों का चैप्टर, जो 31 सीटें 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोक सकती है। अभी हम कहां हैं? 2022 में खड़े हैं, लेकिन 2024 की तैयारी फुल गियर में चल रही है। मतलब चौथा पांचवा जो गियर होता है वो सब लगा दिया है विपक्ष ने। नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी काउंटर प्लान बनाने में जुटी। वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का टारगेट है कि विपक्ष को एकजुट कर ले, नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक दे। अमित शाह और जेपी नड्डा का टारगेट है कि 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी पीछे रह गई थी उन्हें 2024 में कैसे जीता जाए और 2024 में और ज्यादा सीटें कैसे लेकर आए। तो अब दोनों के अपने अपने टारगेट सेट हैं। नीतीश कुमार का टारगेट नरेंद्र मोदी को रोकना, बीजेपी का टारगेट नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना और ज्यादा बड़े मार्जिन से बनाना। अब दोनों के जो टारगेट हैं इस पर जरा चर्चा करते हैं। पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार के बहाने मोदी के खिलाफ विपक्ष का क्या गणित फिट हो रहा है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली में पहले राहुल गांधी से मिले, फिर वो केजरीवाल से मिले, फिर नीतीश कुमार जो है वो लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देवेगौड़ा जी से मिल के जो बेटे हैं कुमार स्वामी, उनसे मिल लिए हैं। ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है। फिर अखिलेश यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव को देखने अस्पताल चले गए। मतलब दिल्ली आकर एकदम ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं नीतीश जी। 5 से 6 बड़ी मीटिंग कर चुके हैं और इन मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ये कह भी रहे हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। पहले नीतीश कुमार ने आज जो कहा वो आपको सुनवाता हूं, फिर नीतीश कुमार का जो 2024 वाला गणित है, जो वो कह रहे हैं कि 30-31 सीट में नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, वो समझाओ। हम लोगों की पूरी कोशिश है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। इसकी विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम इसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए, हम उसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए, पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। तो नीतीश कुमार की सोच ये है कि विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए और किसी तरह से बीजेपी को जो मैजिकल फिगर है 272 का लोकसभा में बहुमत पाने के लिए, उस आंकड़े से नीचे ले आए। तो 272 का आंकड़ा लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है। अब ये 31 सीट का फिगर कैसे आया कि 31 सीट से नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे? ये आज शाम 5 बजे के मेरे शो राष्ट्रवाद में नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। जरा उसको सुनिए, फिर आपको ये 31 सीट का गणित समझाता हूं। एक बात को समझना आवश्यक है कि 303 के आंकड़े तक ये लोग हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है। मतलब इनको सिर्फ 31 सीटें हरानी है। 31 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्षी एकता एक बार सुनिश्चित हो जाती है तो 31 से ज्यादा सीटें तो ये लोग सिर्फ बिहार और झारखंड से हार जाए। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने उसी हिसाब से, उसी लहजे से अगर साथ दिया तो आप देखिएगा इनकी सीटें और कम आए। इनका आंकड़ा 150 तक सिमट के रह जाएगा। तो जेडीयू के प्रवक्ता भाई जो हैं वो बीजेपी को 150 सीट पर ले आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती कैलकुलेशन उनका यह है कि बीजेपी को 31 सीट अगर कम हो गई अभी से
तो मामला सेट हो जाएगा। हालांकि ये भी कैलकुलेशन गलत है, 303 में से 31 घटाइएगा तो 272 आता है, 272 में सरकार बन जाएगी। लेकिन चलिए ठीक है, 32 मान के बोलना चाह रहे होंगे, मुंह से 31 निकला, तो उनके मुंह से जो निकला उसी पे कैलकुलेशन आपको बताता हूं। उनका कैलकुलेशन क्या है कि लोकसभा में अगर उनका गणित आप देखने जाइए, वो गणित ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पास 303 सीट है इस वक्त, ठीक है, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए चाहिए 272 ये लोकसभा में चाहिए, तभी सरकार बनती है। तो उनका कैलकुलेशन ये है कि ये 303 में से 31 सीट अगर घटा दिए, बेसिकली 32 कहना चाह रहे थे, लेकिन उनका शब्द है कि -31 कर दिए, तो बीजेपी की सीट कितनी हो जाएगी? बीजेपी आ जाएगी 272 पर और सरकार नहीं बना पाएगी। ये वो आंकड़ा बता रहे हैं। यानी इससे एक भी सीट, 272 से एक भी सीट कम आई तो बीजेपी को वो सरकार बनाने नहीं देंगे। 271 भी आई तो नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम नहीं बन पाएंगे। ये विपक्ष कैलकुलेशन कर रहा है, ये जेडीयू कैलकुलेशन कर रही है, ये नीतीश कुमार लेकर चल रहा है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है अभी। भाई आप गिन रहे हो कि बीजेपी की 303 सीट है, इसमें से हम 31 सीट कम कर देंगे, 32 सीट कम कर देंगे और 272 पर बीजेपी को 271 पर ले आएंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे। लेकिन बॉस आप बीजेपी का 303 तो गिन रहे हो, अभी आप इसमें यह नहीं गिन रहे हो कि शिवसेना शिंदे गुट जो है उनके पास कितनी सीट है? उनके पास लोकसभा के अंदर 12 सीट है। इसमें अपना दल है, अपना दल, उसकी कितनी सीट है? 2 सीट उसकी भी है। फिर एलजेपी है, उसकी 6 सीट है, और अदर्स जो हैं उनकी 10 सीट है। यानी आप ये कुल मिला दीजिए तो एनडीए के पास बनता है 333 सीट, 333। अब ये कह रहे हैं कि हम 31 सीट घटा देंगे बीजेपी का। तो अगर इस 333 में से 333 -31 कर दीजिए तो इज इक्वल टू 302 सीट जो है वो अभी भी बच जाएगी। किसके पास? एनडीए के पास। एनडीए के पास ये कैलकुलेशन है। तो 31 सीट घटाने से भी काम नहीं चलेगा ना, उसमें भी नरेंद्र मोदी 302 सीट में पीएम बन ही जाएंगे, क्योंकि एनडीए की सीटें तो आएंगी। अब पहली बात तो ये, तो वहां कैलकुलेशन गड़बड़। अच्छा, अब एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी के सहयोगियों को, जितने सहयोगी हैं सबको 0 सीट आ गई, मतलब एक भी सीट नहीं, सबका छीछा लेदर हो गया, किसी को कोई सीट नहीं है, सब 0 हो गया। और बीजेपी भी 271 सीट पर इनको लाना है। तो कैसे लाएंगे? गणित उसका क्या है? अब उसके लिए इनका गणित ये लोग क्या चला रहे हैं कि बिहार में कितनी सीट है? 40 सीट है लोकसभा की। और अभी क्या इस 40 सीट का कैलकुलेशन क्या बैठता है? बीजेपी के पास जो है वो होती है 17 सीट, जेडीयू के पास 16 सीट, और इसमें जो है एलजेपी के पास 6, इनके पास 6 सीट, आरजेडी का 0, इनके पास 0 सीट, और कांग्रेस के पास 1 सीट। तो ये इनका गणित अभी बैठा हुआ है 40 सीट का। अब ये क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी के विरोध में सब मिल जाएंगे। भाई जेडीयू प्लस एलजेपी तो इनके साथ नहीं होगी, लेकिन जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, हम सब मिल जाएंगे। तो बिहार में इनका यह सोचना है कि भाई बीजेपी की सीटें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक तरफ जो है बीजेपी की 17 सीटें जो हैं वो जाएंगी, दूसरा एलजेपी से भी 6 सीट छीन लेंगे, तो 23 सीट ये मान रहे हैं कि बीजेपी को हम नुकसान करा देंगे बिहार के अंदर। ठीक, अब आते हैं बंगाल पे। इनका कैलकुलेशन ये है कि भाई हम 7 आ गए, बीजेपी की सीट चली गई, एलजेपी की चली गई, 23 सीट वहां बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। फिर बंगाल के अंदर कितनी सीट है? 42 सीट है। और बंगाल में ये बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास है 18, और जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उसके पास है 22, और कांग्रेस के पास है 2,
इनके पास है 2, अब लेफ्ट 0 है। अब ये सोच ये रहे हैं कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सब मिलकर चुनाव लड़ लेंगे तो बीजेपी को यहां हरा देंगे, बीजेपी एकदम खत्म हो जाएगी, 0, एक भी सीट नहीं आएगी। ये इनका कैलकुलेशन होगा। तो इसमें यहां बीजेपी को नुकसान कितना हो जाएगा? 18 सीट का। तो बिहार से ये सोच रहे हैं 23 सीट घटा देंगे और बंगाल से 18 सीट बीजेपी की घटा देंगे। इसी तरह झारखंड में इनकी सोच ये है कि वहां पर इस वक्त 14 लोकसभा सीट है और उसमें से बीजेपी प्लस के पास है 12 सीट और कांग्रेस प्लस के पास है 2 सीट। अब ये कोशिश ये करेंगे कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सब मिलकर वहां चुनाव लड़ लें और बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। तो यहां से बीजेपी की कितनी सीट कम होगी? 12। तो अब अगर आप 3 राज्यों का कैलकुलेशन देखें कि बीजेपी को ये कहां नुकसान करेंगे, तो इनके नुकसान का ये चल रहा है कि बिहार में 23 सीट घटा देंगे, बंगाल में 18 सीट घटा देंगे और झारखंड में 12 सीट घटा देंगे। तो झारखंड में 12 सीट घटते, ये कैलकुलेशन जो बैठेगा, ये कह रहे हैं कि ये 3 राज्यों में ही अगर आप मिला लीजिए तो इनका कैलकुलेशन ये कहता है कि 53 सीट बीजेपी की घटाएंगे, 53 सीट। तो अभी बीजेपी कितना पे है? 303 पर है। इनका अपना कैलकुलेशन चल रहा है कि सब जगह बीजेपी को 0 कर देंगे, एक आध ऊपर नीचे भी कर लीजिए, 50 सीट कम से कम घटा देंगे। तो बीजेपी जो है वो आ जाएगी कम से कम 53 सीट, यहां से घटा लीजिए, बीजेपी 250 सीट पर आ जाएगी। और बीजेपी जैसे 250 सीट पे आई, नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। उसके बाद आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि अच्छा तुम कितना रोके, तुम कितना रोके, तुमको बना दें, अपना बना दें। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यही इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये कितना फिजिबल है अभी इस पर आऊंगा। एक बार पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सुन लीजिए, वो यही कैलकुलेशन दे रहे थे। अच्छा, वो कहे थे, वो आपको बाद में कभी सुना दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार, बंगाल और झारखंड में उन्होंने बीजेपी को 50 सीट का नुकसान कर दिया तो 2024 में मोदी को पीएम बनने से रोक लेंगे। और ये कैलकुलेशन वो क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि 2015 में क्या किए थे महागठबंधन बनाकर, उनको ये लगा कि बिहार 2015 में तो हम कर चुके, 2015 जैसे 2015 में किया था वैसे 2024 में कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। 2015 में उनका कैलकुलेशन है कि आरजेडी को 80 सीट आई थी और जेडीयू को 71 सीट आई थी और बीजेपी को 53 आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनका कैलकुलेशन है कि आरजेडी और जेडीयू ये मिलकर लड़े थे, इसलिए वहां पर बीजेपी को 53 सीट आई थी। इस बार भी हम मिलकर लड़ेंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि आरजेडी का वोट शेयर था 18.5%, 18.4%, जेडीयू का वोट शेयर था 16.8% और बीजेपी का माफ कीजिएगा, कांग्रेस का तो इसमें जोड़ा ही नहीं, 6.7%। तो ये लोग मिला के ये सोच रहे हैं कि 18 और 16 करीब हो गया 34-35% और इधर 41, मतलब ऑलमोस्ट जो है 42% वोट शेयर के आसपास हमारे पास आ जाएगा। फिर निपटा दिए बीजेपी को, खत्म। क्योंकि बीजेपी का कितना था उस वक्त? 24.5% था, 24.4%। तो कहां इनका करीब 42% आ जाएगा, ये 24% पे रह जाएंगे, खत्म मामला। नरेंद्र मोदी रुक गए, हो गया खत्म। ये कैलकुलेशन ये करके चल रहा है। लेकिन कैलकुलेशन करना और सच्चाई में होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जो गणित आप पेपर पे करते हैं वो चुनाव में नहीं चलता। नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा और नाम बन चुके हैं जिनके सामने ये जो गणित है ना, ये सारा गणित जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो चलते हैं केमिस्ट्री पर और उनकी केमिस्ट्री पब्लिक के साथ जो उन्होंने बना ली है उसके सामने मैथ्स नहीं चलता। और इसका उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश से देता हूं। यूपी का उदाहरण देखिए। यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स बहुत हद तक मिलती है, इसलिए आपको यूपी के उदाहरण से समझाता हूं कि आपको समझ में आएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने यह फॉर्मूला चलना मुश्किल है। 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में,
उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश का वोट शेयर कितना था? 21.8%। मायावती का वोट शेयर, बीएसपी का वोट शेयर था करीब करीब 22.2%। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो ये बैठता है 8 2 10 और ये करीब 44% के करीब बैठता है। और बीजेपी का वोट शेयर था 2017 में 39.6%। तो जैसे नीतीश जी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसा ही कैलकुलेशन 2017 में ये 44% का लेकर समाजवादी पार्टी और मायावती ने किया कि हम 44% पे हैं, ये तो 40% भी नहीं टाप पा रहे हैं, तो हम जुड़ जाते हैं 2019 में। और 2019 में अगर हम जुड़ गए लोकसभा में, तो मोदी का खेल खत्म यूपी में, और यूपी में खेल खत्म तो बीजेपी का खेल खत्म देश के अंदर। लेकिन 2019 में हुआ क्या? मायावती और अखिलेश यादव साथ तो आ गए, लेकिन एनडीए की सीटें 64 सीट मिली एनडीए को। दोनों के साथ आने के बावजूद 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी के अंदर, 64 एनडीए को चली गई। सपा को कितनी सीट आई? मात्र 5 सीट। और मायावती को, बीएसपी को आई 10 सीट, 10 सीट। और कांग्रेस को आई थी 1 सीट। राहुल गांधी जी भी अपनी सीट गवा बैठे थे अमेठी के अंदर। और जो बीजेपी का वोट शेयर है 2019 के लिए, देखिए आपको वोट शेयर दिखाता हूं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर हो गया था 51%, 51% वोट मिला। और जो महागठबंधन था उसका वोट शेयर घटकर हो गया था 39%। तो यहां इनका कैलकुलेशन यूपी में था कि हम बीएसपी सपा मिल जाएंगे, 44 है लोकसभा में, तो थोड़ा और बढ़ेगा ही ना जी। वहां उनका 44 से घटकर 39 हो गया, और जो बीजेपी 39.6 पर थी वो बढ़कर चली गई 51% पर। और उसकी वजह क्या थी? एक नाम, और वो नाम है नरेंद्र मोदी। जब आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी जाती है, तो ये सारा गणित कैसे फेल होता है ये यूपी में समझ में आता है। यानी विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में एक साथ लड़ने के बावजूद विपक्ष का वोट शेयर कम होता है, बीजेपी का 12% बढ़ता है। यानी साथ मिलकर लड़ने से नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला मिल जाता है। यह गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पब्लिक वोट डालती है। यह जो कैलकुलेशन आप करते हैं ना, यह देखने में अच्छा लगता है पेपर पर, लेकिन जब होता है क्या है कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने, लेकिन जब हम लोग लोकसभा का इलेक्शन कवर करने ग्राउंड पर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। बिहार, यूपी जैसे जगहों पर भी लोग कास्ट पॉलिटिक्स से कई बार ऊपर उठकर कहते हैं कि अरे मुझे घर दिया है, यह आदमी मेरे लिए भगवान है, इसको कैसे ना वोट करूं। इस आदमी ने मुझे राशन दिया, इस आदमी ने मुझे टॉयलेट दिया, इस आदमी ने मेरे लिए ये किया वो किया। लोग भूल जाते हैं कि तुम कौन जात हो, यह पूछकर भी वोट दिया जाता था। और इसलिए कैलकुलेशन कागज पे चलता है, जमीन पर नहीं दिखता। अगर विपक्ष का अपना कैलकुलेशन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार वाला, बंगाल वाला, झारखंड वाला जोड़ तो लिए हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। मुझे इसकी उम्मीद ज्यादा लग रही कि 31 सीट ऐसे से घटा देगी। दूसरी वजह कि वो 31 सीट का मामला क्यों फंसेगा, बीजेपी का भी कैलकुलेशन चल रहा है बॉस। आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है वो इसकी सीट घटा देंगे। बीजेपी कह रही है कि तुम ही घटाने बैठे हो, हम बढ़ाने नहीं बैठे हैं। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है। हुआ क्या है कि आज दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। और इस बैठक में उन 144 सीटों पर चर्चा हुई जहां 2019 में बीजेपी या तो सेकंड पोजीशन पर आई थी या थर्ड पोजीशन पर आई थी। तो वो अलग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप 31 घटा रहे हैं बॉस, वो 144 जोड़ने चल दिए हैं। और कुछ महीने पहले ही केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग टीम बनाई थी बीजेपी ने कि 144 सीटों पर जहां सेकंड और थर्ड आए थे,
पता करो जरा काहे हारे, क्या हुआ। तो वो जो है वो टेक्निकली चल रहे हैं। आप इस बात पर चल रहे हैं कि तुम्हारा वोट शेयर जोड़ दो, मेरा वोट शेयर जोड़ दो, हम दोनों मिलकर जो है वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन में चल रहे हैं। ना इनके पास नीति है ना चेहरा है। बीजेपी क्या कर रही है, वो कैलकुलेशन तो कर ही रही है, साथ ही वो ये पता लगा रही है कि सेकंड थर्ड क्यों रहे। मतलब उनके जो डिलीवरी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गलतियां देख रहे हैं। आप गलती पे काम नहीं कर रहे हैं, आप बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। जिन मंत्रियों से कहा कि जरा 144 सीट पर क्यों हारे हैं देखो, वो अलग अलग 144 लोकसभा क्षेत्रों में गए, कई दिनों तक मंत्री इन इलाकों में रहे, कार्यकर्ताओं से बात की, रिपोर्ट लिखे बकायदा कि बताओ क्यों सेकंड आए, क्यों थर्ड आए, क्या करते तो फर्स्ट आ जाते। इसी रिपोर्ट पर आज चर्चा हुई है। और खास बात यह है कि 144 सीटें उन राज्यों की हैं जहां बीजेपी अभी अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम स्थिति में है, और जहां बीजेपी की बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। यहां सवाल यह भी है कि जिस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, वो विपक्षी दल एक साथ आएंगे कैसे। एक तो नंबर गेम सही नहीं लग रहा, दूसरा बीजेपी नंबर बढ़ाने पर लगी हुई है, तीसरी समस्या यह है कि साथ कैसे आएंगे, क्योंकि टीएमसी पहले ही ऐलान कर चुकी कि वो बंगाल में किसी से समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी के बाद नीतीश कुमार आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिले, जबकि केरल में कांग्रेस और सीपीएम के एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते भाई। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ इनके बीच मुकाबला चलता है, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच। कैसे केरल में दोनों मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, फिर तो विपक्षी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा माफी के साथ इस चैप्टर को रोक रहा हूं। हमारे साथ सीबीआई की अधिकारी ज्योति ठाकुर इस वक्त जुड़ रही हैं। अच्छा, उनकी पत्नी जुड़ रही हैं। जिन सीबीआई के अधिकारी ने जितेंद्र जी ने आत्महत्या की थी, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम नमस्ते, और हमारी बहुत संवेदनाएं हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। और बड़ा अफसोस हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन चूंकि आपके पति की मौत पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपके पति ने आत्महत्या की, उसकी क्या वजह रही, आप लोगों को क्या पता चल पाया है? सर, जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने जो है 3-4 महीने से तो जो काम के प्रेशर में थे, तो यही एक ही बात रिपीट करते थे कि सीबीआई का जो है मुझ पर बहुत बर्डन है, काम का प्रेशर है, जिसके कारण जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाते थे अपना। और बस बार बार एक ही सवाल करते थे कि जैसे बताते हुए थे कि मैं जल्दी ही जो है रेजिग्नेशन दे दूंगा अपना, और मेरे से काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, और काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। इसके आगे तो मुझे इतना ही बताते थे, जितना हम पूछते थे उनको बार बार कि क्या आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कीजिए, तो ज्यादा नहीं बताते थे। बस इतना ही बताते थे कि सीबीआई का जो है बहुत ज्यादा वर्क है, मुझ पर ज्यादा लोड है, तो इस कारण से वो जो है थोड़ा सा मतलब उनको जैसे धीरे धीरे जो है वो प्रेशर बनता गया, तो काम जो है वो इतना जितना उनका, क्योंकि सीबीआई का जो है टारगेटेड काम होता है, उनका टाइम बॉन्ड होता है कि इतने टाइम के अंदर जो है आपको इतनी फाइल्स निकालनी है। जी सर। तो वर्कलोड उनके ऊपर ज्यादा था, आप ये कह रही हैं? जी जी जी। अच्छा मैडम, जो सुसाइड नोट छोड़ा था उन्होंने, उसमें कुछ जिक्र किया था कि किस तरह का प्रेशर था या क्यों वो आत्महत्या कर, उस सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा था? सर, उसमें तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने किसी को टारगेटेड नहीं किया है। उसमें सिर्फ आई क्विट, नो कैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल, बस इतना लिखा था और ज्यादा नहीं लिखा था उसके बारे में। क्या आपने उन्होंने आपसे कभी शेयर किया कि वो किन मामलों में काम कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर जो जांच चल रही है उसमें भी काम जुड़े हुए थे? क्या नहीं सर, नहीं सर, नहीं, कभी भी वो जो है जैसे सीबीआई के उनके काम के बारे में कभी भी वो जो है घर पर नहीं बताते थे, मतलब एक सीक्रेट रखते थे। जैसे पूछते थे, और इवन जो है कहते थे कि मेरा फोन जो है सर्विलांस पे रहता है। फोन पे भी हमारी कम बात होती थी, ज्यादा देर बात नहीं करते थे वो, जैसे नॉर्मली थोड़ी देर, 2 मिनट हार्डली, ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती थी हमारे साथ, बेटा या मेरे साथ। और मतलब काम से रिलेटेड तो कभी नहीं शेयर करते थे हमारे साथ।
कि क्या उनको बोझ है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए कि अभी आपने भी सुना होगा कि इस पर काफी पॉलिटिक्स भी हो गई और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि आपके पति उनका केस देख रहे थे, इसलिए उन पर प्रेशर था और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप तक भी ये बात पहुंची होगी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सर मुझे नहीं पता कि क्या सरकमस्टांसेस थे। अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे तो ये जानना था कि मतलब वो, मुझे इतना विश्वास था कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे, जहां तक मैं उनको जानती थी। और हमेशा जो है औरों को भी मोटिवेट करते थे, जैसे क्योंकि लीगल साइड से ही थे पहले से ही, तो हमेशा पॉजिटिव थॉट थी उनकी। और हमेशा जो है औरों को भी वो बताते थे कि ऐसा कार्य जो है नहीं करना है कभी भी लाइफ में, ऐसा जो कायरों वाला, डरपोक वाला कार्य नहीं करना है। तो मुझे यही मेरी जो मन में शंका है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके पास हमने ऑप्शन रखी थी। परिवार से उनको जो है फुल सपोर्ट था। मतलब मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है। उनके ब्रदर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो सारे जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मतलब हमने इनको बोला था कि आप घर आ जाइए, तो मुझे था कि हम लगा कि वो रिजाइन कर देंगे वेरी सून। नहीं कर पाए, वो रीजन भी मेरे मतलब मन में घूम रहे हैं क्वेश्चन कि क्यों नहीं किया, जब तो इच्छुक थे जो है मैं जल्दी ही जो है जॉब से क्विट करूंगा। और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम। ज्योति जी, थोड़ा ये भी बताइए कि क्या कभी उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र किया हो कि मुझ पे पॉलिटिकल प्रेशर है, इसको फंसाना है, उसको फंसाना है, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात कभी उन्होंने शेयर की हो? सर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो काम से रिलेटेड मेरे साथ कुछ भी जो है, या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कभी वो जो है शेयर नहीं करते थे। उनके अपने प्रोटोकॉल थे, जो अपने उनके कार्य के प्रति वो जो है अपने कार्य के प्रति फेथफुल थे और ईमानदार थे। लेकिन वो मतलब कहीं कहाँ कभी भी जो है नेवर किसी के साथ मतलब कभी शेयर नहीं करते थे कि मेरा काम ये वहां पर। इवन हमें जो है, मुझे जब मैं उस दिन फर्स्ट को हम वहां पहुंचे दिल्ली, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको उसी दिन उनके रैंक का भी पता चला कि उनका रैंक DI इक्वलेंट टू DIG है। और मुझे भी फर्स्ट डे पता चला कि उनको एंटी करप्शन की ब्रांच दी गई है। उससे पहले उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरे पास कौन सी ब्रांच है। मैम, जो बात आप कह रही हैं कि वो आपसे भी शेयर नहीं करते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे, इतना प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, तो फिर जब आपने मनीष सिसोदिया जी को ये कहते हुए सुना कि मेरी केस की जांच कर रहे थे, मुझे फंसाने का दबाव था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आपको नहीं लगा कि जब आपको ही कुछ नहीं पता था तो मनीष सिसोदिया जी को कैसे पता लगा? वो तो सर मैं नहीं बता सकती हूँ उन्होंने किस वे पे कहा होगा, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। उनका बयान सुनने के बाद पहला भाव आपके मन में क्या था कि क्या ये हो सकता है कि मेरे पति को इस वजह से अपनी जान देनी पड़ी? सर प्रेशर तो था उनके ऊपर काम का, लेकिन क्या प्रेशर था वो मुझे नहीं मालूम। मतलब हमारी फैमिली में से किसी को नहीं मालूम। प्रेशर तो कहते थे कि काम का वर्डन है, लेकिन किस वे का काम करते थे वो हमें नहीं मालूम था। मतलब कौन से उनके पास फाइलें थी, कौन से केस थे, इससे रिलेटेड हमें कुछ मालूम नहीं। अच्छा मैम, ये जो वो कहते थे कि उनके ऊपर काम का बर्डन काफी है और वो CBI की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कितने वक्त से कह रहे थे, कितने दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया था? उन्होंने जो है फरवरी के बाद से कहते थे, फेब से उनका कंटिन्यू था, फरवरी मार्च अपॉन अभी तक जो है वो कहते थे। बीच में फिर मेरा भी था कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, फिर नहीं कि आपने भी छोड़नी, मैं जो है जॉब जल्दी ही छोड़ रहा हूँ, बस इतना कहते थे। तो अगर वो फरवरी से ये कह रहे थे कि उन पर काम का दबाव बहुत है, तो मतलब दबाव तो थोड़ा और पहले से रहा होगा, और यहां तक पहुंचने में कि कोई आदमी सोचे नौकरी छोड़ दूं, और वो महीना अगर फरवरी का, तो उसके पहले से प्रेशर रहा होगा। और मनीष सिसोदिया जी का केस तो उसके काफी बाद का है, तो दोनों का कनेक्शन देखकर तो नहीं लगता। सर ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन दबाव था बीच में उनका। जैसे जो उनके हायर ऑफिसर थे, उन्होंने भी बीच में उनको ट्रांसफर के लिए भी कहा कि हम आपकी ट्रांसफर बॉम्बे कर देंगे, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात भी उन्होंने मुझे वर्बली बताई थी बीच में कि ऐसा भी मुझे कहा जा रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको जो है बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़े और डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बॉम्बे जो है काफी दूर हो जाता है हिमाचल से, तो इस कारण भी वो डिस्टर्ब थे। कोई अपील आप करना चाहेंगी, क्योंकि आपके पति की मौत पर अब चूंकि पॉलिटिक्स भी हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगी नेताओं से, चाहे किसी भी पार्टी के हों?
अपील करके सर मुझे मेरे पति वापिस तो नहीं मिल जाएंगे। अपील करके जो मैंने खोया है या जो मेरे परिवार को लॉस हुआ है उसको तो कोई वापिस नहीं कर सकता। कोई जांच अगर आपको लगता हो कि होनी चाहिए? जांच के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकती सर। जांच अब किस लेवल की होती है आपको भी मीडिया वाले खुद जानते हैं कि कितनी सीबीआई कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सीबीआई के प्रति उनका जो एक भाव था, एक फेथफुलनेस थी। अगर यदि ऐसा होता कुछ तो अपने सुसाइड नोट में कुछ लिख जाते, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो है अपनी, जहां तक मुझे लगता है मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो है अपनी जान की जो है कुर्बानी दे दी, मतलब सेक्रीफाइस किया अपनी जान के साथ। फैमिली के लिए भी वो, जैसे मैं चाह रही थी कि मैं दिल्ली जाऊं लेकिन नहीं, मना करते थे हमेशा, आप नहीं दिल्ली आएंगे, दिल्ली में जो ये हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ऐसा करते थे। मतलब मुझे आने ही नहीं दिया। जैसे 1 साल उनको वहां हो गया था रहते हुए। मैं 1 सितंबर को जो है फर्स्ट टाइम गई हूँ जब ये इंसिडेंट हुआ तभी। इससे पहले मतलब काफी कोशिश की मैंने कि मैं छुट्टी लेके आ जाती हूँ, तो हमें इनकार करते थे हमेशा कि नहीं आप लोग नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। अच्छा, जब वो कहते थे कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बहुत वर्कलोड है, और फरवरी के महीने से कह रहे थे और अब हम सितंबर में खड़े हैं, कभी बीच में आपने कहा नहीं कि छोड़ते क्यों नहीं हो, क्यों बार बार कहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो? वही सर बोलते थे कि छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। उन्होंने इवन रेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, 1 अगस्त से लिख के रखा था। तो फिर जब मैं कहती थी कि आप दे दो तो बोलते कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल करके ऐसे टालते रहे। और जब उनकी पीए से भी, पर्सनल जो असिस्टेंट थी, उनसे बात हुई दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि 31 को 6 बजे जो है उन्होंने साइन कर दिए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो है फाड़ दिया अपना रेजिग्नेशन। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं मालूम, या तो सीबीआई वाले वहां बता सकते हैं और या तो जो चले गए वो बता सकते थे कि सचमुच में उन्होंने साइन कर दिए थे, उसके बाद फाड़े हैं जो अपने रेजिग्नेशन था। इस बारे में तो कुछ नहीं मैं बता सकती। मैम, एक आखिरी प्रश्न, उनके अपने साथियों के साथ कैसे, दफ्तर में जो साथी थे उनसे कैसे संबंध थे? कभी कोई झगड़ा मनमुटाव हुआ हो जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हो आपसे? नहीं सर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इवन उनके काफी कलीग जो है उस दिन आए थे, तो सभी जो है रो रहे थे कि बहुत अच्छे पर्सन थे, नाइस पर्सन थे, हमेशा जो है औरों की हेल्प करते थे। कई लोग बोल भी रहे थे कि हमने, जब भी हमें अपना काम कुछ नहीं आता था सर ही हमारी हेल्प कर देते थे। ऐसा तो उनका कभी नहीं रहा, ऐसा नेचर। 9 साल उन्होंने चंडीगढ़ भी किया है सीबीआई में, तो वहां भी वे खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, हेल्दी थे। कभी इवन वो कभी बीमार भी नहीं हुए थे अभी तक, आज तक जो उनका हेल्थ ही था, अभी तक उनको कोई ऐसा नहीं था इश्यू, हेल्थ से इश्यू। ज्योति जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और मैं अब यही कह सकता हूं कि आज जैसा आप कह रही हैं कि आपके पति तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने क्यों ये कदम उठाया, कम से कम ये लोगों को पता चले, आपको पता चले, परिवार को पता चले। और हमने आपको इसलिए इनवाइट किया था कि कम से कम आपसे जब लोग सुनेंगे तो इस पर अगर पॉलिटिक्स हो रही है और गलत पॉलिटिक्स हो रही है तो वो रुकनी चाहिए। किसी की मौत को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा ना जाना चाहिए, ये हमारा मकसद था। आप खुद कह रही हैं कि वो जनवरी फरवरी से जो है वो वर्कलोड का प्रेशर महसूस कर रहे थे, तब से इस्तीफे की बात करते थे। 1 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा लिख भी दिया था, लेकिन दिया क्यों नहीं ये समझ में नहीं आता। क्या उनके अंदर चल रहा था ये अभी तक बाहर नहीं आया। बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। पाठशाला में अब सडन डेथ का चैप्टर। सडन डेथ का चैप्टर आज खोलना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें कोई डांस करते करते अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है, कोई स्पीच देते देते अचानक गिर जाता है, मौत हो जाती है, कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। यह आसपास भी खूब हो रहा है और लोग इसलिए भी घटनाओं से डर जाते हैं क्योंकि आज के दौर में इस तरह की घटनाओं के वीडियो आ रहे हैं। ये भाई साहब नाच रहे हैं, नाचते नाचते कहा गया हार्ट अटैक आया, इनकी मौत हो गई। और जो लोग देख रहे हैं उनको अलग से टेंशन हो जा रही है कि ये भाई हम भी तो ठीक ही लग रहे हैं, कल को हम इसी तरह से शिकार होंगे नहीं होंगे, ये क्या गारंटी है। अच्छा भला आदमी, बताइए, वहां वो हनुमान जी बने हुए हैं और चलते चलते जो है धड़ से गिरे और मौत हो गई।
कोई भी ऐसे वीडियो देख के डर जाएगा। अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो आया जिसमें डॉक्टर के सामने ही एक व्यक्ति को अटैक आ गया। डॉक्टर के सामने बैठे बैठे इस व्यक्ति की गर्दन पीछे गिरने लगती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अटैक आया है और वो फौरन मरीज की छाती को थपथपाना शुरू करते हैं, जिससे मरीज की जान बच जाती। वीडियो में दिख रहे डॉक्टर अर्जुन अदनाइक हैं और जिस शख्स को अटैक आया उसे 12 साल पहले पेसमेकर लगाया गया। वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आया था और कैसे देखिए उनको जो है वो छाती पर हल्का हल्का पुश कर रहे हैं और वो व्यक्ति बच गया। अब सबकी किस्मत तो ऐसी नहीं होगी कि डॉक्टर के सामने अटैक आएगा। आज ही लखीमपुर के गोकरणनाथ से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की भी अटैक से मौत हो गई। अरविंद गिरी इलाज के लिए कार से लखीमपुर से लखनऊ जा रहे थे। सीतापुर में कार में बैठे बैठे ही अरविंद गिरी को दिल का दौरा पड़ा। अरविंद गिरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गिरी को मृत घोषित कर दिया। अरविंद गिरी 65 साल के थे। 4 सितंबर को मैनपुरी से एक वीडियो आया था। एक व्यक्ति गणेश उत्सव में हनुमान का वेश धारण करके मंच पर एक्टिंग कर रहा था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इस शख्स की पहचान रवि शर्मा के तौर पर हुई। 35 साल के रवि शर्मा एकदम फिट थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। लोग तो डांस करते करते गिर जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जो बरेली से आया है। होटल में बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा शख्स अचानक गिर पड़ता है, उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस शख्स का नाम प्रभात कुमार है और उम्र क्या है, मात्र 45 साल। और बैडमिंटन के खिलाड़ी पूरी तरह से फिट, डांस करते करते हार्ट अटैक मर गए। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इसी तरह से लोगों की जान जा रही है। पिछले महीने ऐसा ही एक वीडियो इजिप्ट के कायरो से आया था। इस वीडियो में एक शख्स स्पीच दे रहा है और इसी दौरान वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। अस्पताल ले जाने पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस शख्स का नाम मोहम्मद बिन नसीर है, जो यूएई के बड़े बिजनेसमैन हैं। इजिप्ट के कायरो में एफ्रो अरब सम्मेलन में भाषण दे रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए इनका। هذا عميد الإنسانية ورجل السلام. هذا عميد الإنسانية ورجل السلام. अब आप सोचिए ये वीडियो कितना भयावह है। वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उस पर ताली बज रही है और अगले ही सेकंड ऐसा लगता है जैसे आप किसी इक्विपमेंट में से तार निकाल दें और उसका पावर चला जाए, वैसे वो आदमी पीछे गिर गया 1 सेकंड में। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी इसी तरह के कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। 10 अगस्त को दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया। उनको तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्टेबल बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव की तरह ही सिंगर केके को भी बंगाल में एक परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इतना ज्यादा आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हमें लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, चैप्टर खोलना चाहिए। बहुत चिंताजनक और डराने वाली बात है कि हंसता खेलता इंसान अचानक मर जाए 1 सेकंड में। ये सभी मामले जो हमने बताए ये कार्डियक अरेस्ट के हैं, मतलब दिल का दौरा पड़ने के। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लोग अक्सर एक ही समझते हैं, जो सही नहीं है। दोनों में अंतर भी होता है, जिसके बारे में आपको बताता हूं। अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट बिना चेतावनी के अचानक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी से आता है। पूरा शरीर एक झटके में काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर 1 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। दिल की धमनियों के ब्लॉक होने से ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है, यानी दिल के किसी हिस्से तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट के फंक्शन पर धीरे धीरे असर पड़ता है। दिल तक ब्लड फ्लो में दिक्कत से हार्ट अटैक आता है। यह हार्ट अटैक का बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आने पर मरीज की मौत हो ही जाए। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, एक झटके में सब रुक गया तो आपकी मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। दिल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट और दिमाग से कनेक्टेड रहता है। इसी सिस्टम से दिल को तरंगों के जरिए संकेत मिलते रहते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर दिल काम करता है। ये इलेक्ट्रिक तरंगें दिल की धड़कन को मॉनिटर करती हैं। दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मापने के लिए ही ईसीजी टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक तरंगों में गड़बड़ी के कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में कई एक्टिविटी एक साथ होने पर दिक्कत होती है, जिसके कारण
हार्ट खून को पंप करना बंद कर देता है, उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण दिल काम करना बंद कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल के इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है, यह सामान्य भाषा में कह रहा हूं, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। इस अनियमित हार्ट बीट को मेडिकल लैंग्वेज में एरिथेमिया कहते हैं। एरिथेमिया में खून जो है वो पंप करने वाले हार्ट चैम्बर में कंपन होती है, जिससे दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। इसे हार्ट के फंक्शन से समझते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। चारों चैम्बर्स के बीच टिश्यूज की दीवार होती है। इन्हीं चैम्बर्स के जरिए ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप करने के लिए हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व के जरिए खून चैम्बर में जाता है और इस तस्वीर में आपको हार्ट के चारों चैम्बर दिख रहे हैं और ब्लू कलर में वो खून दिखाया गया है जो शरीर में सर्कुलेशन के बाद वापस हार्ट में आया, दिल में आया है। लाल रंग उस ब्लड को दिखा रहा है जो पंप होने के बाद फिर से शरीर में जा रहा है। एरिथेमिया में दिल के नीचे वाले चैम्बर अपना काम छोड़कर तेजी से कांपने लगते हैं, जिसके कारण दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो जाती हैं और उसके बाद अचानक बहुत कम हो जाती हैं और धीरे धीरे बंद हो जाती है, जैसा ईसीजी टेस्ट में दिखता है। भारत में हार्ट अटैक का खतरा कितना बड़ा है, इसको इस बात से समझिए कि भारत में 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के लोगों को आता है। 25% हार्ट अटैक के मामलों में मरीज की उम्र 40 से भी कम होती है। 26 से 40 का जो एज ग्रुप है उसके 53% लोग हार्ट अटैक के हाई रिस्क जोन में। 26 से 40 साल के लोग, जो लोग कहते हैं ना अरे इसकी उम्र क्या थी, हार्ट अटैक कैसे आ गया, हार्ट अटैक आ रहा है बॉस, लोग हाई रिस्क जोन में। कार्डियक अरेस्ट के कारण 10 में से 9 लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का समय ही नहीं मिल पाता। 2030 तक कार्डियक अरेस्ट से सबसे ज्यादा मौत भारत में होगी। कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत भारत में कैसे साल दर साल बढ़ती गई, इसका आंकड़ा आपको बताता हूं। साल 2021 में 28,449 मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। 2020 में 28,680 मौत, 2019 में 28,005 मौत, 2018 में 25,764 मौत, 2017 में 23,246 मौत। इनमें 18 साल से 45 साल के बीच के कितने लोगों की मौत हुई, यह भी सुन लीजिए। 2021 में 11,085 मौतें ऐसी हुई जो कि 18 साल से और उससे थोड़ा ऊपर आप चले जाइए 45 साल तक के बीच के लोग थे। 2020 में ऐसे लोगों का मरने वालों का आंकड़ा 10,750 था। 2019 में भी 10,133 मौतें हुई थी। 2018 में 9,498, 2017 में 8,851 मौत। यानी हर गुजरते साल के साथ कार्डियक अरेस्ट से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो खतरनाक ट्रेंड है। युवाओं को यह जानलेवा अटैक क्यों आ रहा है? देश में युवाओं को सडन कार्डियक अरेस्ट आने का कारण है, एक तो है हाइपरटेंशन, दूसरा सुस्त लाइफस्टाइल, फिर डायबिटीज, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सब इसमें योगदान देते हैं। सेंटर ऑफ हीलिंग स्टडी ने 2020 में एक सर्वे कराया था जिसके मुताबिक 74% भारतीय तनाव के शिकार हैं। 74% को टेंशन है बॉस। 88% भारतीय हमेशा चिंता में रहते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दुनिया के सबसे आलसी लोगों में 46 देशों के सर्वे में भारत 39वें स्थान पर था। भारतीय एक दिन में सिर्फ 4,297 कदम चलते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से बड़े 30 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। देश की लगभग 29% आबादी तंबाकू सेवन करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश की 15 साल से बड़ी करीब 18-19% आबादी शराब का सेवन करती है। शहरी इलाकों में 16.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए आंकड़ा 20% का है। इसके अलावा पोस्ट कोविड भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। कोविड से रिकवर हो चुके लोगों में दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की जिसके मुताबिक कोविड के दौरान 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की आशंका 11% थी, लेकिन कोविड के बाद हार्ट अटैक की आशंका बढ़कर 13% हो गई। पोस्ट कोविड हार्ट ब्लॉकेज,
ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मामले भी बढ़े हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन यह कहना है कि सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, यह भी ठीक नहीं है। पहले भी होता था, आंकड़े ये कह रहे हैं, अब थोड़े और बढ़ गए। और अब यह भी है कि लोग वीडियो बना लेते हैं तो चीजें ज्यादा सामने आती हैं। लेकिन फिर भी अब एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आप क्या ही कीजिएगा, लेकिन स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। रोज कम से कम 10,000 स्टेप चलिए, तला भुना कम खाइए, सिगरेट शराब ये सब छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ अपने तरफ से कीजिए। अब बाकी होना ही होगा तो फिर कौन ही रोक सकता है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चल रहा है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही है। अभी तक आपको सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। जैसे ही पूरी ट्रेन गुजर गई, एक शख्स रेलवे ट्रैक पर उठ खड़ा हुआ। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ये कहावत इस शख्स के लिए सटीक बैठती है। पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन इस शख्स को खरोच तक नहीं आई। ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा में भरथना रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। ये शख्स सामान के साथ रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ गई। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स रेलवे ट्रैक पर ही लेट गया। करीब 30 सेकंड तक ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजरती रही, तब प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की सांस अटकी रही। गुजरती ट्रेन के नीचे शख्स भी लेटा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही ट्रेन गुजरी, ये शख्स फटाक से खड़ा हो गया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने भगवान को शुक्रिया कहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद वो शख्स हाथ जोड़ते हुए अपना झोला उठाने लगा। इस 33 सेकंड के वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। एक शख्स गाड़ी के पास लेटा हुआ है और उसके आसपास पुलिस के जवान खड़े हैं। जैसे ही कैमरा शख्स के पास जाता है तो पता चलता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। दरअसल ये शख्स लुटेरा है और बैंक लूटने आया था, लेकिन उसका सामना पुलिस वालों से हो गया। मामला है झारखंड के धनबाद का। यहाँ पर पुलिस ने एक एनकाउंटर में बदमाश को ढेर कर दिया। बदमाश का शव एक स्कूटी के किनारे पड़ा हुआ है, जबकि उसके 2 साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एनकाउंटर देखने के लिए वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। दरअसल ये लुटेरे धनबाद के बैंक मोड़ स्थित गुरुद्वारा के सामने मुथूट फाइनेंस में डकैती करने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस से इनका सामना हो जाएगा। पुलिस को जैसे ही डकैती की कोशिश की खबर मिली, गाड़ी भरकर फोर्स मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस पार्टी की खबर लुटेरों को लगी, उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की कुल तादाद 5 बताई जा रही है, जिसमें से 2 फरार बताए जा रहे हैं। एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और 2 लोग उसे बर्बरता से डंडे से मार रहे हैं। एक महिला वहीं खड़ी है और देख रही है। ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है राजस्थान के जोधपुर से, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि जमीन पर गिरा हुआ शख्स बेसुध है, उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं है। फिर भी इन दोनों शख्स के सिर पर खून सवार है और उसे डंडों से लगातार पीटते जा रहे हैं। महिला एक शख्स को रोकने की कोशिश कर रही है, तभी एक तीसरा शख्स भी वहां आ जाता है। दावा है कि उसके हाथ में तलवार थी। महिला उस तीसरे शख्स को रोकने की कोशिश करती है, तभी दूसरे नंबर का शख्स वहां से भाग निकलता है। इस बीच वहां से एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन उन लोगों को नहीं रोकता। कुछ देर में बगल से एक ऑटो गुजरता है, वो भी उन लोगों को नहीं रोकता। यहाँ तक कि वीडियो बनाने वाला शख्स भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करता। ये वारदात जोधपुर के नागौरी गेट का है और 2 सितंबर का बताया जा रहा है। आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।